अच्छा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि हमने पढ़ा है ये है 1872 का, समझ आ गई। इस बात को मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 1872 है। अब हम पढ़ने लगे हैं कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम बार बार पूछते बोल रहे हैं भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो बच्चों आप लोगों के जहन में भी आता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट और इसकी काइंड्स कितनी होती हैं, ठीक हो गया, और इसका आपस में फर्क भी पढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये एक एग्रीमेंट है, दो चीजें। आप इसको प्लस कर दो, देखो ये होता है किसी चीज को तोड़ के बनना, जब जोड़ लेंगे जैसे हम जोड़ तोड़ कहते हैं, ये बच्चों वाला कंसेप्ट भी है। मैं आपको उस लेवल पर भी जाके समझाने की कोशिश करूंगी कि आप लोग अभी इस फील्ड में नए हैं। फिर है इन्फोर्सेबल बाय लॉ, समझ आ गई। दो चीजें हैं बस, इसकी डेफिनेशन भी यही है कॉन्ट्रैक्ट की। हर वो एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप कहेंगे कि भाई एग्रीमेंट क्या है, यहां पर हमने डेफिनेशन तो दे दी, एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट की भी तो बात आ जाती है कि एग्रीमेंट है क्या। वो कहता है 2E में इसको डिफाइन किया गया। एग्रीमेंट जो है ना हमारा, जो मैंने कहा था कि हम साथ साथ डेफिनेशंस भी कवर हो जाएंगी, और इस तरह से अगर हम डेफिनेशन पे रह जाते तो हमारा टाइम बहुत ज़ाया हो जाता। अब ये एग्रीमेंट की डेफिनेशन वो बताता है कि एग्रीमेंट है क्या। एग्रीमेंट है, ये सेक्शन बताता है 2E में बताया गया है। 2E कहता है एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस forming the consideration for each other is an agreement। अब इसकी illustration क्या है, every promise or set of promises forming the consideration for each other। अब वो कहता है सिंपल है कि ऑफर करता है कि बी को कि मेरी कार ले लो, सेल की ऑफर करता है। ये प्रोमिसर है ना, प्रॉमिस का मतलब है प्रोमिसर, ऑफर जो दे रहा है उसको बोलते हैं, ठीक हो गया। वो कहता है कि मेरी ये कार खरीद लो 8 लाख रुपए में। बी गिफ्ट देता है इक्विटेंस, उस पे वो अपनी रजामंदी जाहिर कर देता है, तो ये एक एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक हो गया। फॉर्मिंग द कंसीडरेशन, आप एक के लिए कार है और एक दूसरा जो बंदा है उसके लिए कंसीडरेशन क्या है, 8 लाख रुपए। और ये कंसीडरेशन आ गई ना फॉर इच अदर, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट की डेफिनेशन जो है वो बताई गई है आपको 2E में। 2D कंसीडरेशन था, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 2D कंसीडरेशन था। अब ये एग्रीमेंट जो है वो 2E में बताया गया है। एवरी प्रोमिसेस आर सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट की समझ लें, कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि एग्रीमेंट पे है और एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दो चीजें हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सेबल बाय लॉ जो हो उसे हम बोलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब इन्फोर्सेबल बाय लॉ की एक रिक्वायरमेंट यहाँ पर लगाई गई, हर कानून हर जो एग्रीमेंट है ना वो कानून में इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं भी होता। फर्ज किया कैसे, इस तरह से देखें, आप लोग सारे पढ़े लिखे हैं, आप लोगों का कोई ना कोई देहात में भी रहता होगा। अब ऐसे होता है कि जो निकाह नामा होता है बेसिकली वो क्या है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर काफ़ी दफ़ा बटा सटा लिख दिया जाता है, पैसे लिख दिए जाते हैं, औरत दी जाएगी बदले में, इतनी औरतें दी जाएगी, जो जाहिलाना टर्म एंड कंडीशंस है, वो ऐसे एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन लाजमी है। लीगलिटी किसी भी एग्रीमेंट में नहीं है तो वो लीगली तौर पर इन्फोर्सेबल नहीं होगा। जब इन्फोर्सेबल भी नहीं है तो वो एग्रीमेंट की डेफिनेशन को, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा। वो सिंपल एग्रीमेंट तो है लेकिन वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इसीलिए। और हाँ, जो पहले मिसाल मैंने दी है कि जैसे कि कार को एक ऑफर करता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, क्योंकि इसमें लीगल टर्म ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसीडरेशन भी है, ठीक हो गया। और एक बात याद रखिएगा, वो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट भी लॉफुल हो, लीगल टर्म एंड कंडीशन हो, लॉफुल चीज का, शराब का मुआहदा है, वो चीज जो
प्रोहिबिटेड है उसका मुआहदा हो ही नहीं सकता। जो चीज़ ये कारोबारी के हैं कानून, सियाकारी के कानून हैं, जो ट्रेडिशन में बताया गया है, इसका कानून में कोई कंसेप्ट नहीं। जब वो चीज़ हो ही नहीं सकती तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही शुरू से जो चीज़ ही इलीगल है उसका लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। रिटर्न स्टेटमेंट कैसे? ओरल एंड रिटर्न दोनों तरह के एग्रीमेंट की एज सेम वैल्यू कानून की नज़र में है। ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है। लिखने की ज़रूरत इसलिए होती है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि जो भी चीज़, अब ये तो लिखने की बात से भी हटके मैं आपको एक बात बताने लगी हूँ, ज़बानी हो या रिटर्न हो एग्रीमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप लेने का सौदा कर रहे हो और अगर उसकी कीमत 100 रुपये से ज़्यादा है तो उसकी रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, जो कि हम लोग नहीं करवाते। लेकिन एग्रीमेंट दो तरह के ही होते हैं, ओरल भी है, रिटर्न भी है। इसमें कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि उसकी वैल्यू इतनी है, उसकी वैल्यू इतनी नहीं। ओरल की तो लीगल वैल्यू नहीं है, ओरल की वैल्यू लीगल है। कितने सारे ऐसे केसेस हैं जो कि अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है जिसमें ओरल ओरल पे ही चल रहे हैं वो। लेकिन उसमें गवाह होना लाजमी है। हाँ, गवाह लाजमी है। आप गवाहों के सामने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देखें, ये नहीं कहा पूरे इसमें एग्रीमेंट में कि मैंने ऑफर की रिटर्न में की, नहीं। आप गाड़ी बेचने की ऑफर कर रहे हो, उसको लिख के तो नहीं बता रहे, और वो बंदा अभी इस तरह से तो नहीं कर रहा। लेकिन ये जो लिख पर है, ये कानून में भी है, ये पुराने पाक में भी है कि जब भी कोई मुआहदा करो उसको लिख दिया करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओरल की वैल्यू नहीं है, ओरल की भी उतनी ही वैल्यू है। ये आप चला जाता है प्रूफ पे, ये चला जाता है क्रेडिबिलिटी पे कि क्या वो इस मयार का इंसान है जो ये मुआहदा कर रहा है, वो बेईमान तो नहीं, उसका करैक्टर कैसा है, ये इस बातों पे फिर एविडेंस का मैटर है। लेकिन ये नहीं कि आप मुआहदा कर ही नहीं सकते, आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इन्फोर्सिबिलिटी क्या है। इन्फोर्सिबिलिटी के लिए वो कहता है कि जब कोई एग्रीमेंट उस वक्त इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा जब इसको कोर्ट रिकग्नाइज्ड करेगी, कोर्ट उसका शुमार करेगी, कोर्ट उसको समझेगी कि ये इन्फोर्सेबल है या नहीं है। क्योंकि हमें जजेस को बताने की जरूरत नहीं होती, जजेस ऑलरेडी पढ़ के बैठे होते हैं, वो कानून लॉ नोइंग पर्सन्स होते हैं। अब वो कहते हैं इसमें लीगल के लिए आप दूसरा क्या कहते हैं, तो लीगल के लिए वो कहता है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ तब होगा जब ये लीगल ऑब्लिगेशन पार्टीज के दरमियान तय हो जाए तब। अब उसके बाद आएगा, इसकी एग्जांपल देता है। अच्छा, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, ये भी ध्यान में आता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी, एक दूसरी, आपको कोई खाने में बुला लेता है, आपको इन्वाइट कर रहा है ना, आपको ऑफर कर रहा है, आप उसको एक्सेप्ट भी कर लेते, ठीक है बाबा मैं आ जाऊंगा। उसके बाद अगर आप नहीं जा सकते, उसके ये नहीं कि आपके पास के अगेंस्ट वो केस फाइल कर देगा कि आप जुर्माना दो, आप आए नहीं। ये लीगली तौर पर इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन वो एक एग्रीमेंट तो है, वो सोशल एग्रीमेंट की सेंस में चला जाता है कि वो भी एग्रीमेंट है, लेकिन क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वो लीगल ऑब्लिगेशन पार्टीज के दरमियान क्रिएट नहीं कर रहा, तब वो लीगल एग्रीमेंट नहीं होगा, वो होगा एक सोशल एग्रीमेंट। लेकिन एक दूसरी जो बात जो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि लेकिन अगर तो वो जैसे कार की एग्जांपल दी मैंने, मोटरसाइकिल की एग्जांपल दी, जिसमें कंसीडरेशन भी है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी है, दोनों पार्टीज के दरमियान कंसीडरेशन भी है, वो लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, तो वो आपका लीगल एग्रीमेंट होगा। मैंने मुआहदा किया आपसे ज़मीन बेचने का, आप आए, उसको एक्सेप्ट किया, गवाह की मौजूदगी में उसको तहरीर किया गया, रजिस्ट्रार के पास उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, कोर्ट भी इसको रिकग्नाइज करेगी कि वाकई में इसमें लीगल ऑब्लिगेशन है, लीगल राइट्स हैं, एक पार्टी की ड्यूटी है तो दूसरी पार्टी का राइट है। बेसिकली ये दोनों के दरमियान लीगल ऑब्लिगेशंस ही क्रिएट हो रही होती हैं। मैं आपकी कार लेके आपको पैसे नहीं वापस दे रही, आप मुझे क्लेम कर सकते हो, आपकी कार मैंने खरीदी, आपने पैसे ले दिए, मुझे ट्रांसफर नहीं कर रहा, मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूँ। ये दोनों पार्टीज की लीगल ऑब्लिगेशंस एंड लीगल राइट्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे होते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि असेंशियल्स क्या है, ये मैं पढ़ा रही थी आपको कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, हम ये पढ़ रहे हैं। एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो ये इसकी डेफिनेशंस थी, उसको मैंने आपको पढ़ा दिया। अब
कुछ लवाजमात होते हैं, हर चीज़ की एसेंशियल्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट को, अब हम कहेंगे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, उसके एसेंशियल्स क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं कि अगर उसमें हो तब जाके कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ये हुआ है। सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जब तक कोई ऑफर नहीं देगा कोई दूसरा कबूल नहीं करेगा। अब ये तो नहीं कर सकते कि मुझे कबूल है अब आपकी गाड़ी, जब तक मैं ऑफर ही नहीं करूँ, मैंने तो बेचनी नहीं, आपको ऑफर करने की क्या, एक्सेप्ट करने से मेरा कोई मुझ पर असर फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे ज़ात पर, कि जब मैंने ऑफर ही नहीं की मैंने बेचनी नहीं है। अच्छा, कुछ ऑफर्स होती हैं जो कि पब्लिकली होती हैं, उसमें स्पेसिफिक पार्टीज को शो करना भी नहीं होता। मैंने आपको ऑफर की नहीं, मैं अगर OLX पे अपनी गाड़ी की पिक्चर बना के डाल रही हूँ, मतलब मैंने ओवरऑल जनरल पब्लिक को इनवाइट किया हुआ है कि जिसने भी खरीदनी है वो इसको खरीद सकता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरी गाड़ी असद खरीदे, मेरी गाड़ी अली खरीदे, अली को मैंने स्पेसिफाई कर दिया, नहीं। ये तो तब होती हैं जब दो पार्टीज होना लाजमी है। अब ये नहीं कि सिर्फ दो ही पार्टीज हो, ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसी होते हैं, जनरल ऑफर्स ऐसी होती है जो कि आम पब्लिक को भी चली जाती है। समझ आ रही है? इस हद तक आ गई है आप लोगों को? ठीक है, मैं आपकी लैंग्वेज में, मैं आपके लेवल पर आके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप इसमें कुछ कानून भी ऐड करें। ये नहीं कि आप कहेंगे हम बहुत इंग्लिश इजी सी ले लें, आप उसके सेक्शन की इंग्लिश आप वैसे ही पढ़ेंगे जैसे उसने लिखा हुआ। आप सेक्शन की इंग्लिश को तब्दील नहीं करें तो आपके लिए बेटर है। छोटी सी डेफिनेशन है बस। उसके बाद वो कहता है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना लाजमी है। दूसरा जैसे वो कहता है ऑफर एक्सेप्टेंस कैसे, ये ऑफर करता है सेल करने के लिए अपनी साइकिल बी को कितने रुपए की, 2000 रुपए की, दिस इज एन ऑफर, ये ऑफर है। अगर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता तो दिस इज एन एक्सेप्टेंस, और ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि लीगल ऑब्लिगेशंस, पहला क्या है, एसेंशियल्स, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड क्या है, लीगल ऑब्लिगेशंस। अब चूंकि हम लीगल की बात कर रहे हैं, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि हम किसी काट पंचायत में बैठे हैं, हमारा कोई चल रहा है, काट चल रहा है, हम मतलब समझ लें कि ऐसे लॉ नोइंग पर्सन्स के तौर पर जब बैठे हैं, हमें पता है जब हम लीगल की बात करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम वकील बनने जा रहे हैं, हम प्रोफेशनल हैं, हम उसको ये भी कहेंगे कि ये लीगल ऑब्लिगेशन भी क्रिएट करे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो मुआहदात जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, ना कि वो मुआहदात जो कि सिर्फ सोशल पर्पस के लिए किए जाएं, वो चीज़ ना हो। इसमें लीगली तौर पर आप क्लेम कर सको कि इस बंदे ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसने मेरे साथ मुआहदा किया हुआ है, आप उसको क्लेम कर सको कोर्ट में, कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज कर सके, कोर्ट को पता चले, उसके माइंड टच करे कि वाकई में ये राइट बनते भी हैं, क्रिएट होते भी हैं इस मुआहदे से या के नहीं होते। उसके बाद वो कहते हैं लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए। अब इसका लॉफुल कंसीडरेशन हमारे दौर में अब भी बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिसमें लड़कियां खरीद के लोग शादी करते हैं, अभी भी चल रहा है। ये सिस्टम खत्म नहीं हुआ, लोग ओपनली नहीं करते, किसी को शो नहीं कराते, लेकिन वो अभी भी कर रहे हैं। अब एक बंदा पैसे दे रहा है, वो एग्रीमेंट कर रहा है, एग्रीमेंट के बाद उसे बदले में क्या मिल रही, लड़की। दिस इज इलीगल कंसीडरेशन। जब कंसीडरेशन इलीगल नहीं है तो वो शादी ही इलीगल तो नहीं होगी, लेकिन ये जो एग्रीमेंट होगा ये इलीगल होगा। कल कला वो लड़की शादी से इनकार कर देती है, ये बंदा उसको क्लेम नहीं कर सकता, किसी भी फॉर्म पे नहीं करेगा। एक तो वो डर के मारे नहीं करेगा कि मैंने किया, क्योंकि आप जब लीगल काम करके बैठे होते हो आप भारतीय कोर्ट को जा सकते हो। आप जब खुद फॉल्टेड हो, इलीगल काम करके बैठे हो, आपको पता है मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी, आप उसके लिए जाएंगे भी नहीं। अब शराब प्रोहिबिटेड है, ठीक हो गया। कंसिडरेशन क्या है, मैंने इतने पैसे दिए, मुझे इसने, आप कोर्ट में जा सकते हैं कि मैंने इसे इतने पैसे दिए, मुझे शराब देनी थी इसने, नहीं, कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप कंसिडरेशन जो है वो इलीगल है। समझ आ रही है या नहीं? उसके बाद आ जाता है पार्टी कैपेबल भी हो।
उनकी कैपेसिटी भी हो। मतलब आप कैपेसिटी से क्या मुराद लेते हैं? कंपिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने की। पागल बच्चा, ठीक हो गया, पागल हो, बच्चा हो, या जिसके पास अथॉरिटी ही ना हो, किसी और की चीज आप किसी को बेच सकते हैं? नहीं, आप अपनी ही चीज का मुआहदा करेंगे किसी के साथ। अगर बच्चा है, बच्चे को नहीं समझ मैंने ये चीज बेचनी है या नहीं, आपका कोई बंदा आके कहेगा भाई आपके बेटे से मैंने ये गाड़ी मूल ले ली है, कहेगा? नहीं। अगर कहेगा भी, फार्स क्या वो कहता भी है, उसके पास कौन सी अथॉरिटी है बच्चे के पास? या बच्चे की उम्र है कि वो समझ बूझ रखता है कि मैं ये नफे का काम कर रहा हूँ, मैं ये नुकसान का काम कर रहा हूँ? नहीं। पागल है, पागल है, उसको पता है कि उसको अपने मुनाफे की फिक्र नहीं, उसको अपने घाटे की फिक्र नहीं, उसको पता नहीं मेरे पास मैं जो ये काम कर रहा हूँ मुझे इससे बेनिफिट होगा, मुझे लॉस होगा, वो बंदा कैसे करेगा? ठीक हो गया। इसलिए उसके लिए देखा जाता है कि बंदा कैपेबल भी हो, या कंपिटेंट आप लिख लें, पार्टीज लिख लें कि पार्टीज कंपिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट, कि वो जो पार्टीज हैं वो कंपिटेंट भी हों कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल भी हूँ, तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल है, फिर जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। अब आ जाता है लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिसके लिए आप वायदा कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट भी लॉफुल हो। अब कोई ऐसी जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी शराब की, बहुत इजी एग्जांपल है, ये इलीगल ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। आप हफीम का या इस तरह के जो नशावर चीजें, या पिस्टल, या आप वेपन्स की सेंस में चले जाएं, या जो 2 नंबर कापियां बनती हैं, या इस तरह से जो डॉक्यूमेंट ही इलीगल हो, आप उसके लिए मुआहदा करोगे। जो चीज ही इलीगल है, जो ऑब्जेक्ट ही इलीगल है, वो आप उसके लिए मुआहदा जो करोगे, लॉफुल ऑब्जेक्ट एक इसका एसेंशियल है कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल हो। जो ऑब्जेक्ट लॉफुल ही नहीं है, आप उसका मुआहदा कैसे करोगे? जिसकी बुनियाद ही नहीं है, आप उसका बच्चा पैदा नहीं हुआ, आप उसका नाम कैसे रख लोगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट को देखकर ही आपने मुआहदा करना है। जब ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं होगा, आप मुआहदा करोगे, बेशक आप करोड़ों रुपए का मुआहदा कर लो, अरबों रुपए का मुआहदा कर लो, जो ऑब्जेक्ट ही लॉफुल नहीं है, आप उसका मुआहदा आप करोगे, तब भी आप चाहे जहां पर भी चले जाओ, जिस कोर्ट में भी चले जाओ, वो ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट तो उसको इन्फोर्स आप करवा ही नहीं सकते किसी भी स्टेज पर, किसी भी कोर्ट में। अब आपकी बात आ जाती है जो आपने कहा था ओरल और रिटन का। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसको डील करता है, मैं आपको वो बताऊंगी। ये है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। A contract may be oral or in writing, दोनों हो सकते हैं। It is preferable that the contract be writing, प्रेफर किया जाता है कि आप उसको रिटर्न लिखें, because रीजन क्या है? It is easy to prove in court। फिर वो कहता है if required by law a particular contract must be writing, signed, attesting by witness and registered। For example sale and mortgage of land, रहन रखने का कॉन्ट्रैक्ट और सेल का कॉन्ट्रैक्ट वो कहते हैं जहां पर कानून बता दिया जाए कि आप ये दो कॉन्ट्रैक्ट, उसने एग्जांपल दिए, इससे हट के उसने एग्जांपल नहीं दी कि आप जैसे लॉ कह दे, लॉ में रिक्वायरमेंट दी गई है कि आप अगर सेल का कॉन्ट्रैक्ट करते हो या आप रहन का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ठीक हो गया। उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, रजिस्ट्रार के पास आप उसकी फीस पे करेंगे, वो उसको रजिस्टर करेगा। अटेस्टिंग विटनेस क्या होते हैं? आपने देखा है कि आप जब मुआहदा करते हैं तो वहाँ पर आप दो गवाहान के तो कम से कम साइन कराते हैं, वो उसको अटेस्ट करने वाले होते हैं, वो उसको बयान देने वाले होते हैं, वो सर्टिफाइड करने वाले होते हैं कि वाकई में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इनके दरमियान। जब ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तब आप कह सकते हो कि भाई ये मेरा राइटिंग में हो या ओरल में हो। इसलिए उसने कहा कि इजी है भाई, प्रेफर क्यों किया जाता है? बिकॉज इट इज इजी टू प्रूव इन कोर्ट कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग है तो अब इसको प्रूव करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको।
आपके पास मतलब जब कोर्ट का ऑडिट करेगा, अगर आप उसकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर करा लेते हो तो कोर्ट और ज़्यादा तसल्ली कर लेगी कि वाकई में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और क्योंकि इसका रजिस्ट्रार के पास बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट होती है, अभी भी है। जैसे आप रजिस्ट्री करवाते हैं, इस तरह से अगर आप एग्रीमेंट को भी चाहें, कॉन्ट्रैक्ट को भी चाहें, तो आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। आप उसकी फीस पे करेंगे, रजिस्ट्रार उसके बयान लेगा, उसके बाद जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर है तो वो उसमें नोट आ जाएगा कि इस मुआहदे के तहत ये वाला मुआहदा हुआ इस दिन को, और ये प्रॉपर्टी फलाने बंदे ने इतने पैसों में एग्रीमेंट करके ली हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा वैलिड होता है। और लेकिन यहाँ पर जो कौम है वो कहती है हमारे 2 पैसे बच ही जाएं, हम 100 रुपये वाला स्टाम्प लिखवा लेते हैं, हम 50 की रसीद बनवा लेते हैं, सिर्फ कोर्ट हुकूमत से पैसे बचाने की नीयत से, लेकिन हालांकि खुद का अपना नुकसान कर रहे होते हैं, ये चीज़ उन्हें नहीं समझ आ रही होती। अच्छा, उसके बाद है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। अच्छा, यहाँ पर आप जो चीज़ सेल कर रहे हो ना, वो सर्टेन होनी चाहिए। सर्टेन कैसे? अगर मैंने ये पॉइंटर सेल करना है ना, तो मैं यही बताऊंगी कि ये पॉइंटर है, इसकी कंपनी बताऊंगी, ठीक हो गया, यही कंपनी है, ये मैंने सेल करना है। अब एक मैं कहती हूँ मैंने पॉइंटर सेल करना है, ठीक हो गया। डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट रेट्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, उन सार के रेट्स भी डिफरेंट हैं। अब आप लोग को मैं एक तरह से बता रही हूँ, आप लोग मुझे 10 रुपये दे रहे हो, 20 रुपये दे रहे हो। अगर ये 20 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो 10 रुपये में सर्ट मैंने वापस कर दूँगी, मैंने तो ऑफर नहीं किया। आप मुझे क्लेम कर सकते हो भाई आपने ऑफर लगाई हुई थी, हमने खरीदा है, ठीक है, मुझे लॉस हो रहा है। अगर मैं आप मुझे 20 रुपये दे रहे हो, हालांकि ये 10 रुपये का है, तो आपको लॉस हो रहा है। अगर मेरे पास बंडल ऑफ बुक्स हैं और मैं कह रही हूँ कि ये मैंने अपनी बुक सेल करनी है, मैंने शो नहीं कराया हो मैं कौन सी बुक सेल कर रही हूँ, आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे कोई भी मुआहदा जो कि सर्टेन, मैंने अपनी ज़मीन बेचनी है, ठीक हो गया, आप जाके कैसे पता चलेंगे मेरे 12 किले ज़मीन है, मेरे 12 किलो में से मैं कौन सी ज़मीन बेच रही हूँ, कौन सा किला बेच रही हूँ, कौन सी मुस्तकिल खाते में से मैं आपको दे रही हूँ। जब तक सर्टेनिटी नहीं है, सर्टेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप ये मुआहदा नहीं कर सकते, ठीक हो गया। आपके मुआहदे के टाइम आपको पता होना चाहिए फलानी कंपनी है, अगर प्रॉपर्टी है, फलानी लोकेशन है, उसकी प्राइस इतनी है, एक बने से दूसरे बने तक रेट में फर्क आ जाता है। आपको सर्टेनिटी होनी चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट की एक और एसेंशियल्स है। अब हम लोग चले जाते हैं, ये है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद इसके व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ गए मेरी बात? इसमें आप जितना चाहें उतना ऐड करें, आप अपने नंबर के हिसाब से, आप अपने टाइम के हिसाब से इसको लाजमी हर असाइनमेंट हर रोज निकालते जाएं, कोई मसला नहीं होगा आपको। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन पुट करना है वो आप राइट कर लें, मैं लेक्चर के एंड में मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलने लगे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए, हम अगर जहन में लेते हैं तो हमारे जहन में आता है ओरल है, राइटिंग है, ठीक है। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम बस जनरल बात करें तो हमारे जहन में आता है ओरल कॉन्ट्रैक्ट है और एक रिटर्न है, लेकिन नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 3 तरह के होते हैं। ये है लीगल में, एक है वैलिड, वाइडेबल और वाइड। वैलिड से ही आपको पता चलेगा वैलिडिटी, जो कानून की नजर में वैलिड है, जिसमें टर्म एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं,
दरवाजा बंद कर दो, डस्ट से मुझे एलर्जी है। अच्छा, ये जो काइंड्स है ना, ये है अकॉर्डिंग टू इनफोर्सिबिलिटी। ये जो काइंड्स है ना कॉन्ट्रैक्ट की, ये है अकॉर्डिंग टू इनफोर्सिबिलिटी के हिसाब से, इसको इन्फोर्स करवाने के हिसाब से ये काइंड है। अब इसमें सबसे पहले है वैलिड। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट बिकम इन्फोर्सेबल बाय लॉ व्हेन ऑल द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट। जिससे ऑब्लिगेशंस क्रिएट हों, जिससे राइट्स क्रिएट हों, जिसमें कोई भी ऐसी इलीगल चीज ना हो, जो मैंने आपको एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया है। जब सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये वैलिड है, इसे कानून इन्फोर्सेबल करा सकता है। इस तरह के एग्रीमेंट को इन्फोर्स किया जा सकता है। अब आएगा वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अभी हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। इस सारे कॉन्ट्रैक्ट पे, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की जो मैंने पढ़ाया है, इसकी डिटेल है आगे। इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसके एसेंशियल, व्हाट इज वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन होते हैं वो। फिर अब आ जाते हैं दूसरा मैंने लिखा हुआ है वाइडेबल। वाइडेबल देखें, ऐसे मुहैदात होते हैं जिसमें ना कुछ रिक्वायरमेंट रह जाती है फुलफिल होने। वो पार्टी पर मुनस्सिर होता है कि अगर उस रिक्वायरमेंट को के बगैर, या हमसे अगर कोई कोताही हो गई है, एक पार्टी से होती है ना कोताही, दूसरी पार्टी अपनी राइट फुटिंग पे होती है, अपनी ओब्लिगेशंस उसने पूरे तरीके से अंजाम दी होती हैं। सिर्फ एक पार्टी होती है जिसके बिहाफ पर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अगर वो कमी बाद में पूरी कर दी जाए तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक हो गया। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट को अब देखिए, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया 8 कनाल का, परली पार्टी ने इसके मुताबिक ही उसे लिख पढ़ के, जब हमारा रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट भी आ गया, जब उसको इन्फोर्स करवाने का टाइम आया, उस वक्त क्या हुआ, मेरे नाम पे 7 मरले काम निकाला है। ठीक हो गया, गलती मेरे थी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर चाहे तो किसके ऑप्शन पे जाएगा कि वो चाहे तो इन्फोर्स कराए, दूसरी पार्टी जिसको मैंने दिया हुआ है, ये उसके ऑप्शन पे है कि अगर वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है। ये उस पे होता है कि मेरे अंदर फॉल्ट है, मैंने प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट भी किया, हर चीज़ किया, लेकिन जब मौके पे आई, फर्ज क्या, ये अक्सर ऐसे होता है, विरासती प्रॉपर्टी है समझ लें, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि हमें आमदा विरासत से इतनी प्रॉपर्टी आएगी, उसका हम आपसे मुआहदा करते हैं। लेकिन जब आमदा आती है उसमें से पता चलता है कि हमारे जो थे फोर फादर्स थे, या जो हमें जिनसे प्रॉपर्टी आ रही है, उन्होंने किसी और से भी मुआहदा कर रखा था पहले। वो मुआहदा सेटिस्फाई करने के बाद, या वो चीज़ देने के बाद, या बाकी में मेरे शेयर में कोई कमी आ जाती है। लेकिन आमदा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कानून प्रोहिबिट करता है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रॉपर्टी बात की है कि बाद में हो सकता है मैंने ये मकान का सौदा किया है, लेकिन थोड़े अरसे के बाद जब मकान की पैमाइश हुई तो पैमाइश कम हो गई, तो मैं उस पर मेरी तरफ से फॉल्ट हो गया। अब ये दूसरी ऑप्शन की पार्टी के ऑप्शन पे होता है, वो चाहे तो इसको वैलिड करार देते हुए, इसको तस्लीम करते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाए या ना करवाए। अब वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सिरे से ही काल अदम है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इलीगल है, जिसमें लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, जिसे कानून कभी भी इन्फोर्स नहीं करवाएगा, वो होता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? अब आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे मुआहदात होते हैं जो कि इलीगल हैं, जो कि हम कर ही नहीं सकते। अब वाइड कॉन्ट्रैक्ट की वो एग्जांपल यहाँ पे देता है
A agreed to sell his house to B either 2 days after 2 days कि मैं तुम्हें अपना घर दे दूंगा, सेल कर दूंगा 2 दिन बाद, तो उसका घर को लग जाती है आग। अपना घर बचाना कोई चीज, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड। वो हो ही नहीं सकता फुलफिल। चलो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट तो होती है, जब पर सिरे से ही खत्म हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाए, वाइड है। अच्छा, इसमें वाइडेबल की ना जो डेफिनेशन बताई गई ना सेक्शन 2(1) में, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, जो मैंने अभी बताया जी, जो दूसरे की ऑप्शन पे नहीं होता, जो एक पार्टीज की ऑप्शन पे होता है। या समझ लें यहाँ पर 2-3 पार्टियां एक साइड से, 2-3 पार्टियां एक साइड से।